जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हिंदू का आर्टिकल है ये और पूरा करंट बेस्ड है। और साथ ही साथ मतलब करंट बेस्ड तो है ये, मतलब मैप बेस्ड है। तो मैप इसमें हम लोग पूरा अच्छे से मैप को भी मैं दिखा करके आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो इसको ध्यान रखेंगे और अच्छे से एक बढ़िया नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे से आप इसका तैयारी भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से पहले समझेंगे। ठीक है, इससे ये केवल दो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी और भी बहुत सारे चीजें हम लोगों को सीखने को मिलता है अलग अलग। जैसे कि अभी ये जैसे कॉफी विश्व कॉफी सम्मेलन, तो ये अभी सम्मेलन हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न भी दिखाने वाला हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इतना। और इससे संबंधित और भी जुड़े हुए संगठन होते हैं, चाहे कॉफी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट, तो हर चीजों को पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी चीज आपको करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप लोग रेगुलर फॉलो कीजिए वीडियो को। मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि आपको करंट अफेयर्स का जो आप लोगों का किसी भी प्रकार से मतलब इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयारी होगा। लेकिन आप लोग रेगुलर फॉलो करते हैं और अच्छे से अपना एक बेहतर नोट्स बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं तो ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं टॉपिक लेकर के आता हूँ वो सारी चीजें आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख करके आप लोग अच्छे से जज कर सकते हैं, अगर आप लोग जज करना होगा तो, कि कैसे मैं ये सब टॉपिक्स को लेकर के आ रहा हूँ। प्लस मेंस में भी आप लोग देखे होंगे, मेंस से संबंधित भी यहाँ पे जब मैं टॉपिक लेकर के आता हूँ तो उसमें भी आप लोग को उससे संबंधित ही रहता है। तो कुछ भी अदर अलग जो मतलब कुछ भी ऐसा चीज इसमें नहीं होता है। हम लोग पूरा सीरियसली और अच्छे से हम लोग करंट अफेयर्स का इसमें डिस्कशन करते हैं, कोई अदर इसमें बातें नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से रेगुलर आप लोग तैयारी कीजिए। अभी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम का आप लोग प्रश्न अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस आया हुआ है। तो आप लोग नॉर्मल तैयारी करके एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आप लोगों को रेगुलर और थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली अगर स्टडी अभी लेकर के चल रहे हैं, अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को कुछ नहीं होगा। भले ही आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन देखिए खराब लग सकता है, लेकिन जो सही बातें हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए ये सब चीजें जो है यूपीएससी का जो एग्जाम है वो नॉर्मल है भी नहीं। ठीक है, एक एक बेहतर अगर आपको व्यक्तित्व और इसमें समझ डेवलप करना है तो आपको अच्छे से मेहनत करना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ये दोनों टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। अब बाकी बचा खुचा जो भी करंट अफेयर है सारी चीजों को मैं कवर कर लूंगा आगे चल करके। ठीक है, ये सभी आपको जो मैं बताया करंट अफेयर्स इन सभी न्यूज़पेपर से संबंधित होते हैं। प्लस आप लोग को जो है पीडीएफ वगैरह, इसका जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है उसका चिंता नहीं करना है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। आप लोग को टेलीग्राम चैनल केलो एस एकेडमी से आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाएगा, वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का अभी महत्व, अभी वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो लगातार इसका महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैप भी दिख रहा होगा यहाँ पे सामने में। और पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। इससे पहले अभी मैं कुछ समय पहले एक टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस किया था। वो टॉपिक था उत्तरी महासागर मार्ग। ठीक है, यानी कि अभी रूस के द्वारा आप देख रहे थे, रूस के द्वारा हम लोग, मैं बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया था कि रूस के द्वारा एक अलग से रूट बनाया जा रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से बना रहा है कि पूरा ये जो है अब मतलब ये वाला जो रोड है ना, ये पूरा यूरोप जाने के लिए हम लोग मतलब पूरा समुद्री एरिया से लेकर के आप ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया में अब यहाँ पे है पूरा यूरोपीय वाला क्षेत्र। तो पूरा यूरोपीय देश के साथ अगर यहाँ पे मार्केट करना है किसी भी देश को या रूस को भी, तो उसको पहले इधर से जा करके करना पड़ता था। लेकिन रूस अब क्या कर रहा है, इस पूरा पैसिफिक ओशियन से होते हुए, इधर से होते हुए अब ऐसे मार्केट डेवलप कर रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे मैप में नहीं दिख रहा है, पूरा ये उत्तरी ध्रुव है। तो इस रूट को डेवलप कर रहा है अभी।
ठीक है। इससे पहले हम लोग एक चीज और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो चाइना है वो पूरे तरीके से जो चीन है वो पूरे तरीके से जो पैसिफिक ओशियन है प्लस ये वाला पूरा क्षेत्र जो पूरा रीजन है इसमें भी अपना बहुत ज्यादा प्रभाव लगातार शुरुआत से ही बना रहा है। ठीक है, तो ये इसके कारण से क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये जो इंडियन पैसिफिक ओशियन है इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से इसका एक धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा ना मैप, मतलब ये पूरा रूस का एरिया है और ये पूरा चाइना का एरिया। मैं अगर यहाँ से ये बनाया हूँ तो इसको, ठीक है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग, इधर से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, भारत के साथ भी ये जो है ना, ये इधर भी ये रूट पूरा फैल रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि रूस जो है वो भी लगातार अलग अलग रास्ते जो है पैसिफिक ओशियन से लेकर के अपना एक अलग से रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप चाइना का भी प्रभाव यहाँ पे देख रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी जो न्यूज में है मामला, ये मामला इसलिए है क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, और वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, ये लोग मिलकर के द्विपक्षीय बैठक की। ठीक है, और बैठक में इनका मुख्य रूप से जो विचार था, ये एक तरीके से हम लोग ये कहें कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में अपना एक तरीके से ये भी प्रभाव बना रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 देश हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ही इस क्षेत्र में ये लोग फोकस कर रहे हैं। इंडिया तो है ही है, लेकिन इंडिया जो है ये हर तरफ आपको देखेंगे कि हमारा जो एक कहीं पे भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक उद्देश्य देखते हैं कि हर तरफ नॉर्मल तरीके से हर तरफ बना करके रखें। लेकिन यहाँ पे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, रूस और चाइना, ये लोग थोड़ा सा अधिक प्रयास करते हैं। और खास करके जो चीन है और जो अमेरिका है, ये लोग किसी भी तरीके से एक रास्ता अपनाने की, जैसे अमेरिका जो है भारत को लगातार एक तरीके से दबाव डाल रहा है कि ये वाला पूरा जो रीजन है इस क्षेत्र में, और ये जो पूरे क्षेत्र के जो पूरे देश हैं यहाँ पे, ये पूरे देश जैसे आसियान देश यहाँ पे, तो आसियान देश से बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इनसे एक बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, अभी नाटो प्लस के बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले डिस्कस किया था, तो वो पूरा रीजन, ये सब पूरा रीजन से जुड़ने के लिए लगातार जो है अमेरिका हमारे ऊपर भी दबाव बना रहा है। इसलिए बना रहा है क्योंकि इंडिया जो है आप देख रहे हैं कि पूरा पैसिफिक, ये पूरा इंडियन ओशियन, ठीक है, और पूरा प्रशांत क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए एक तरीके से हमारा जिस तरीके से अभी हम लोग भी जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत अपना डेवलप कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इधर पड़ता है। तो अमेरिका इसलिए भी दबाव बना रहा है, प्लस अमेरिका बहुत जगह पे और भी इन देशों के साथ लगातार द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का उद्देश्य ये है कि ये चाइना का जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है और जिस तरीके से इसका प्रभाव बढ़ रहा है पूरे मार्केट में, ठीक है, पूरे देशों के साथ पूरे आर्थिक व्यवस्था में, उसको कहीं ना कहीं कम करे, उसको मैनेज करे, सामंजस्य करे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अब इस तरीके से कई बार जो है यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग भी कई बार अनुमान लगाते हैं कि चीन एक समय में बहुत ज्यादा एक प्रभावशाली देश बन करके उभरने वाला है। हमारे भारत को भी उसी तरीके से ये लोग एक अध्ययन के रूप में मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या है कि अमेरिका जो है लगातार इस जगह पे कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। अब इसलिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जो करंट में मैं यही बताया, करंट में मेन न्यूज यहाँ पे यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के साथ ये लोग बैठक करके इस क्षेत्र में लगातार अपना प्रभाव बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज में ये हुआ, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारे को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बैकग्राउंड क्लियर हुआ। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आया, इससे हम लोग को सबसे मेन पॉइंट ये समझ में आया कि अमेरिका लगातार, ये पूरा आप देख रहे हैं और ये मैप आप देखिए ना, ये पूरा हमारा ग्लोब जो है, पूरा पृथ्वी जो है गोल है ना, कहीं से भी घूम करके जाओगे तो ये वाला मैप हम लोग कम देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये वाला मैप ज्यादा देखेंगे। इस तरीके का मैप दिखता है।
तो कई बार हम लोग बड़े मैप में भी आप देखेंगे तो कई बार हमारे को यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बाद आपको पूरा अमेरिका वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। लेकिन अगर ग्लोब को घुमाएं तो इधर से भी हम लोग देखेंगे कि इसके बाद से अमेरिका देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र जो है वो अच्छे से हम लोग को समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं, तो उसी को मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब अगर आप पैसिफिक ओशियन अगर आप देख रहे हैं पूरा ये, तो पूरा रीजन आपको दिख रहा है कि ये जो है पूरा आपको यहाँ पे ये अमेरिका का पूरा क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ भी दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे बात ये है कि जो पूरा ये हिंद प्रशांत क्षेत्र है, अभी हिंद प्रशांत क्षेत्र कितना है, तो हम लोग ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र को मान करके चलते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा, तो ये पूरा जो रीजन है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है। अब इसका कितना महत्व है और इसके साथ चुनौतियां क्या हैं, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, जो मैटर था ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। ठीक है, मुख्य बातें जो है उसको समझ गए। अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं इसके बातों पे। देखिए, जो ये यहाँ पे हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तरीके से केवल अवधारणा के रूप में है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में है, लोग समझने के लिए। ठीक है, एक तरीके से ये अवधारणा बना करके रखें। रियल में कोई इस तरीके से ऐसे बाउंड्री नहीं है कि ये जो समुद्र है इसका पूरा ऐसी सीमा रेखा, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंडिंग एक अवधारणा के रूप में लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहली बात है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में ये। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि मैं आप लोगों को जो पहले बैकग्राउंड बताया वर्तमान में भी वही चल रहा है कि लगातार जो है यहाँ पे अलग अलग जो देश हैं वो इस पूरे क्षेत्र में पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे पूरा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और ये क्षेत्र जो है, ये पूरा जो फैला हुआ क्षेत्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिल रहा है इस प्रशांत क्षेत्र का। क्योंकि हम लोग अभी जैसे ऑप्शन के बारे में बात करते कि एक ऑप्शन जो है ये पूरा क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र से हम लोग अभी जैसे रसिया जो है वो चाह रहा है कि एक अपना रूट इधर से बनाए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मलक्का जल संधि, मैं उसको बताने वाला हूँ, ये भी काफी बिजी रूट है जो पूरा इन देशों के साथ साथ अब यूरोप की ओर भी ये कवर करेगा। तो इसलिए भी इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। अभी देखेंगे कि इस क्षेत्र की गतिशीलता और जीवन शक्ति से पूरा विश्व अवगत है। विश्व की लगभग 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है। तो इसके कारण से भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक अलग अपना महत्व है। अभी और इसके बारे में महत्व हम लोग सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। भारत के कई विशेष साझेदार, जिसके अंतर्गत अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, ये लोग क्या कर रहे हैं, लगातार जो है चीन का जो प्रभाव है उसको कम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। और दक्षिणी चीन जो सागर है और पूर्वी चीन सागर है, इसमें भारत की उपस्थिति भी ये लोग चाहते हैं। मैं आपको जो बताया कि एक तरीके से भारत अगर ज्यादातर जुड़ करके अगर इसमें और ज्यादा सम्मिलित होगा तो कहीं ना कहीं जो है चीन के साथ, और जो अमेरिका भी यही चाह रहा है कि चीन का प्रभाव कम होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बातें की जा रही है। लेकिन जो भारत है, भारत ये चाहता है, और भारत का ये सब कॉन्सेप्ट भी है कि हम लोग जो पूरा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग विकास करें। ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से इसमें हम लोग जितना हो सके आर्थिक डेवलपमेंट, जो चीजें हमारे लिए जरूरत है वो सभी चीजें करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग करें। ठीक है, सुरक्षात्मक तरीके से, मतलब सुरक्षा तंत्र को भी विकसित करते हुए उसके सहयोग के साथ चलते हुए करें। भारत ये चाहता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक तरफा, जैसे कि अमेरिका जो है एक तरफा सभी तरफ जो है दबाव बनाने लगता है, जैसे चाइना भी उस तरीके से ही करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत सभी के साथ लगभग नॉर्मल व्यवहार से चलता है, शांतिपूर्वक तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आया।
इसी के अंतर्गत और भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो है अभी महत्व हम लोग को क्यों देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो सबसे पहले तो एक बड़ा रीजन है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है। और ये बड़ा एरिया जो है आप लोग को एक चीज और समझ में आएगा कि ये जो पूरा रीजन आप ये पूरा अगर जो ओशियन क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो मैं आप लोगों को पूरा राउंड करके जो बता रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग केवल भारत को माने, ठीक है, हम लोग अपने भारत को मान लेते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक बेहतर व्यापार कर सकें, तो ये जो भारत है ये आप देखेंगे कि पूरा इस क्षेत्र से तो शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है, पूरा यूरोप में इधर से जा सकता है, पूरा ये पैसिफिक ओशियन से होते हुए फिर आप देख रहे हैं कि ये भारत जो है पूरा इधर पूरा अफ्रीका की ओर जा सकता है। ये भारत जो है आप पूरा इधर देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी देश है, इधर पूरा व्यापार कर सकता है। आप अगर देख रहे हैं कि ये पूरा इधर से होते हुए रूस से लेकर के अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका ही नहीं बल्कि ये पूरा दक्षिणी अमेरिका वाले पूरा रीजन में भी जा सकता है। तो सोचिए कि आप इसका कितना ज्यादा महत्व है रूप, अगर हम लोग केवल एक इकोनॉमी तरीके से हम लोग देखते हैं तो अब इस क्षेत्र में अगर इकोनॉमी हम लोग को यहाँ पे बेहतर दिख रहा है, बिजनेस अगर बेहतर दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे और भी राजनीतिक चीजें भी यहाँ पे, राजनीतिक महत्व भी यहाँ का फिर बढ़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे सुरक्षा तंत्र जो है उसका भी महत्व एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका फिर होगा, है ना। हम लोग हर एक तरीके से यहाँ पे देखिए पर्यावरण डेवलपमेंट, पर्यावरण से संबंधित भी यहाँ पे आप लोग को ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये पूरा क्षेत्र जो है ना। तो हम लोग को इस तरीके से पूरा सोचना है, हर एक एंगल से सोचना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए। अब आगे अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र का एक प्रतीक है। इसमें विश्व के सभी राष्ट्र और इसमें हिस्सेदारी रखने वाले अन्य देश शामिल हैं। अपने भौगोलिक आयाम में अमेरिका अफ्रीका के तटों से लेकर के अमेरिका के तटों तक पूरा ये क्षेत्र को मानता है। अमेरिका अपने तरीके से मानता है ये पूरा क्षेत्र जो है, इसका एक प्रभाव भी है उस तरीके से। भारत लेकिन इससे क्या करता है कि लोकतांत्रिकरण करना चाहता है, मतलब एक लोकतंत्र तरीके से हम लोग एक, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अच्छे से शांति से सहयोग करते हुए एक दूसरे का हम लोग इसमें अपना अपना काम करें, ठीक है। पहले इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व हुआ करता था, बहुत पहले की बातें बताई जा रही हैं, अभी वर्तमान में तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है। हालांकि यह भय अभी भी मौजूद है कि इस क्षेत्र में अब चीन का प्रभुत्व हो जाएगा, ठीक है। जो मैं आप लोग बताया वही बात है यहाँ पे। भारत की तरह अमेरिका भी इस क्षेत्र में किसी भी प्रतिभागी का आधिपत्य नहीं चाहता है। तो अभी अमेरिका ये चाहेगा ही, ठीक है, ऐसा स्थिति ही बन रही है, क्योंकि अब ऐसी वर्तमान में ऐसी अब मतलब कोई भी एक देश जो है वो सभी पर कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना प्रभाव बना ले, ऐसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि अब सभी देश लगातार डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो नॉर्मली कोई अपना एक तरफा प्रभाव नहीं बना सकता है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे चीन आगे बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं, हमारा भारत भी लगातार जिस तरीके से विकास करते हुए चल रहा है कि अब लगभग इनका एक तरीके से इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग अब नॉर्मल एक समझौता के साथ ही चलें, कोई किसी का अधिक प्रभाव ना हो, सब नॉर्मल तरीके से चले इस क्षेत्र में, ठीक है। तो महत्व, इससे महत्व हम लोग को पता चल रहा है ना, हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ रहे हैं अभी और इसके महत्व को भी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए भू राजनीतिक महत्व भी है इसमें। हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित विश्व के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले तथा आर्थिक रूप से गतिशील देशों का आवास स्थान भी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कितने सारे देश इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व भी मैं आप लोग बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो यह क्षेत्र जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। इसमें प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलक्का जलडमरू मध्य। तो मलक्का जलडमरू मध्य कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये मलक्का जलडमरू मध्य है किनके बीच में, तो इंडोनेशिया और मलेशिया आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे कि सिंगापुर भी इसी क्षेत्र में यहाँ पे है, ठीक है।
मलेशिया के जस्ट दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी नहीं बोलेंगे क्योंकि मलेशिया का केवल इतना ही एरिया नहीं है, पूरा एरिया यहाँ तक फैला हुआ है। हम लोग कहेंगे कि ये पूरा बीच में है सिंगापुर, ठीक है। और मलक्का जो है आप देख रहे हैं कि ये मलक्का स्टेट है, ये वाला क्षेत्र काफी इम्पोर्टेंट ये जल संधि है, ठीक है, जिसके माध्यम से विश्व के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित होता है। विश्व के कई सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हिंद प्रशांत में स्थित हैं, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें महत्व हम लोग देखें कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र। लेकिन जितना ज्यादा जो चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी उसमें कहीं ना कहीं उतना चुनौतियां भी रहेंगी, है ना। तो इससे संबंधित बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अब सामने में आपको अभी जितना मैं बताया उसमें आप लोगों को क्या समझ में आया होगा मैप में, देखिए एकदम शॉर्ट में फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। मैप में सबसे पहले तो ये पूरा जो प्रशांत क्षेत्र है, ये प्रशांत क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि वो अपना अपना एक रूट डेवलप करे और ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ जो है उसका पहुंच बने और अच्छा व्यापार कर सके, अपने देश को आगे बढ़ा सके, डेवलप कर सके, ठीक है, इन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके, ठीक है। तो अब इसके कारण से क्या होगा, अब ये बहुत बड़ा एरिया है प्रशांत, हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो अब सभी देश इसमें चाहेंगे ऐसा करना। तो सभी देश जब सामने आएंगे तो सभी देश में कुछ ना कुछ ऐसा जो है यहाँ पे एक इस जगह पे दबाव बनेगा। तो अब दबाव बनने के कारण से जो है यहाँ पे चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए हिंद प्रशांत प्रमुख शक्तियों विशेष रूप से अमेरिका, चीन, भारत, रूस के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। परमाणु सशस्त्र राज्यों की उपस्थिति और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद और उनकी रणनीतिक जटिलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी एक यहाँ पे चुनौतियां हैं। लगातार वहां पे अब एक जैसे मैं आपको बताया ना कि सभी देश अब जब एक दूसरे के साथ अब एक साथ मतलब एक ही जगह पर दबाव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए चुनौतियां हैं। उसके अलावा एक चुनौती ये भी है जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन अभी हम लोग चुनौती के रूप में तो केवल चुनौतियों को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बातें हैं कि चीन का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और लगातार कई देश, अमेरिका भी जो है अभी जिस तरीके से वियतनाम से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी यही चाह रहा है कि चीन के प्रभाव को कम करें, क्योंकि वो भी देख रहा है कि चीन का प्रभाव लगातार जो है बढ़ते जा रहा है ना। वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में चीन का उदय हिंद प्रशांत के महत्व का एक केंद्रीय कारक है। क्षेत्र के कई देश समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन और साझेदारी को मजबूत करके चीन के प्रभाव को संतुलित करने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चुनौतियां चीन। फिर समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा में आप लोगों को बताया कि इसमें ये एक चुनौती होगी ही। देखिए एक तरीके से यहाँ पे हम लोग जब मैं चुनौतियां बता रहा हूँ, अगर आपको समाधान पूछा जाए तो यही सब समाधान में भी लिखेंगे, बस आपके वर्ड चेंज हो जाएंगे। समुद्री सुरक्षा में समाधान करते हैं, समाधान के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि समुद्री सुरक्षा में हम लोग कहीं ना कहीं जो है सभी देशों को मिल करके इसकी सुरक्षा के लिए एक अलग तरीके से तंत्र बनाना चाहिए, इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, समाधान के रूप में। लेकिन हम लोग चिंताएं देखेंगे तो चिंताएं भी यही है कि समुद्री सुरक्षा को लेकर के हमको यहाँ पे चिंता है, क्योंकि अभी उस तरीके से कुछ खास ऐसा कोई बेहतर तरीके से ऐसे कार्यात्मक संगठन यहाँ पे नहीं बना हुआ है, क्योंकि लोग अभी खुद एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दबाव बनाने में लगे हैं उस क्षेत्र में। तो अभी कुछ उस प्रकार से हर एक देश जो है, सभी देश इससे जुड़े हुए देश जो हैं शांतिपूर्वक अभी इस पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक चुनौतियां हैं। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। समुद्री डकैती, क्षेत्रीय विवाद, समुद्री मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता जैसे मुद्दे समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे क्षेत्रीय संगठन और मंच, ठीक है, इनको भी एक चुनौतियां हैं क्योंकि इनको सभी को एक साथ लेकर के आना, ठीक है, और सभी एक मतलब एक बेहतर तरीके से पूरा इस क्षेत्र में अपना एक कार्य कर सके, सुरक्षा संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, शांतिपूर्वक मतलब यहाँ पे व्यापार करने से संबंधित बातें, ठीक है। तो इसमें क्या है, आसियान, क्वाड, आप देख रहे हैं क्वाड यहाँ पे, आसियान इधर, ठीक है, और IORA यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे विभिन्न क्षेत्रीय संगठन और मंच सक्रिय रूप से क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित भी चुनौतियां हैं, ठीक है, इस पे भी लगातार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, आर्थिक एकीकरण पर ध्यान बढ़ रहा है। यहाँ पे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अमेरिका की फ्री एंड ओपन हिंद प्रशांत रणनीति, ठीक है। तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे कार्य भी लोग कर रहे हैं। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जो का भी एक अलग महत्व है इस क्षेत्र में। अब इसके कारण से भी ये भी एक चुनौती है क्योंकि हम लोग जो है इतना बड़ा क्षेत्र जो है और इतने सारे जो देश हैं, अगर उसका एक बेहतर तरीके से देखिए इसका अगर दोहन करने लगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित हम लोगों को एक नकारात्मक प्रभाव फिर देखने को मिलेगा, और ये केवल फिर उस क्षेत्र के लिए ही नहीं होगा, पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा फिर, है ना। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रवाल भित्तियों, समुद्री जैव विविधता सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का गढ़ है। जलवायु परिवर्तन, अन्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दे न केवल क्षेत्र के देशों को बल्कि पूरे ग्रह को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें चुनौतियां हैं। और देखिए अभी जैसे मैं इसका महत्व बताया और चुनौतियां बताया, देखिए इसमें समाधान मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, ये सारी चीजें समाधान है, ठीक है। जितने बातें मैं बताया अभी चुनौतियां, उन्हीं सभी को समाधान में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए। आप लोगों को मुख्य रूप से मैं क्या बताया, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में, फिर हम लोग उसका महत्व देखे, महत्व कितना ज्यादा महत्व है, महत्व के साथ साथ हम लोग ये भी देखे उसके बाद से कि उसमें चुनौतियां क्या है, और फिर समाधान। तो समाधान जो है उसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे। आप लोगों को मैं अभी प्रश्न भी यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए एक प्रश्न यहाँ से 2011 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, पूर्व की ओर देखो, ये भारत की नीति है, ठीक है। तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। पहला कि भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरा, भारत शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न शून्यता को दूर करना चाहता है। तीसरा, भारत दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ ये जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेंस के लिए भी तो इम्पोर्टेंट ही है, कहीं ना कहीं आपको उससे प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर प्रश्न भी आता है आपको प्रीलिम्स में तो भी आप लोग उसको बना सकें, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था और इसमें तीनों सही है। देखिए यहाँ से आपको एक अभ्यास प्रश्न भी दे रहा हूँ, आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर लिख करके टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है, परंतु चुनौतियां भी कम नहीं है, ठीक है। ये कम नहीं है, ठीक है। तो आप इसके जो ये प्रश्न है इसके लिए पूरा एकदम जितना अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं आप लोग लिखिए इसको बेहतर तरीके से, ठीक है। 10 अंक का और 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना है आप लोग को। तो एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। आप लोग को जितना ज्यादा ये सब चीजों को प्रयास करेंगे उत्तर लिखने का, उतना बेहतर आपकी तैयारी होगी, ठीक है। उतना ज्यादा गंभीरता भी आएगी, उतना अच्छे से आप मतलब एक समझ भी पाएंगे टॉपिक को। अगला टॉपिक देखते हैं, विश्व कॉफी सम्मेलन। तो विश्व कॉफी सम्मेलन अभी कुछ दिन पहले ही
इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तो फैक्ट के रूप में कि ये एशिया में सबसे फर्स्ट अपने देश में हुआ और अपने देश के अंतर्गत बेंगलुरु में हुआ इसका आयोजन। ठीक है, मतलब पूरे एशिया भर में ये सबसे पहला, और ये 5th सम्मेलन था। तो 5th सम्मेलन जो है वो हमारे देश में हुआ। ठीक है, किसका? तो WCC का। ठीक है, WCC का, ये याद रखेंगे, WCC। ठीक है, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। अब ये 2023 में हुआ। ठीक है, 2023 में हुआ। ये सब फैक्ट के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2023 में हुआ, 5th सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ? तो हमारे पूरे एशिया भर में फर्स्ट, सबसे पहले भारत में, भारत के अंतर्गत बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो, ठीक है, ये लोगों ने मिल करके पहली बार यहाँ पे आयोजित हुआ इन दोनों का। ठीक है, तो ये 5वां संस्करण था और इस संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये लोग इसमें रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, और साथ ही साथ हमारे भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार और एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से ये किया गया था। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन सबसे मुख्य भूमिका है, इसके द्वारा किया जाता है। इन सभी को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटेल्स में। तो इतनी बातें यहाँ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं WCC के बारे में, यानी कि विश्व कॉफी सम्मेलन के बारे में। तो ये विश्व कॉफी जो सम्मेलन है ये द्विवार्षिक कार्यक्रम, हर 2 वर्ष में ये होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो ICO के द्वारा। ठीक है, ICO अभी मैं आप लोग को बताया था, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र संबद्ध निकाय है। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक निकाय है ये, जो कि वैश्विक कॉफी क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और WCC सांसद ज्ञान आदान प्रदान, संवाद, ज्ञान आदान प्रदान, नेटवर्किंग, उद्योग की चुनौतियों एवं अवसरों पर सहयोग के लिए विश्व में कॉफी हितधारकों की एकजुट भी करता है। वर्ष 2023 का विषय क्या था? तो अभी जो सम्मेलन हुआ उसका विषय क्या था? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता लेकर के आना। ठीक है, तो ये सम्मेलन के बारे में कुछ खास बातें जो कि प्रीलिम्स में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं ICO के बारे में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन इससे संबंधित है, मुख्य भूमिका है, ये आयोजन करता है विश्व कॉफी सम्मेलन का, तो इसलिए भी हम लोग को इसके बारे में भी देखना जरूरी है। तो कॉफी निर्यात और आयात के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी इकाई है, ये इकाई के रूप में कार्य करता है। और ICO की स्थापना जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते 1962 की मंजूरी के बाद से 1963 में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से की गई थी। तो 1963 में संयुक्त राष्ट्र की समर्थन के साथ ये इसको एक तरीके से बनाएगा। इसकी बहुत मतलब भूमिका है ना कॉफी क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ICO विश्व के 93% जो है कॉफी उत्पादन और 63% जो है खपत का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक कॉफी मूल्य श्रृंखला के साथ सभी हितधारकों के लिए लाभ सुनिश्चित करते हुए बाजार आधारित ढांचे के तहत वैश्विक कॉफी क्षेत्र के सतत विकास को मजबूत करना और उसको बढ़ावा देना है। हो गया इसके बारे में भी। अब हम लोग देखते हैं अपने भारत के कॉफी बोर्ड के बारे में। ठीक है, से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और अलग अलग यहाँ पे नाम दिए गए थे बोर्ड के, और उससे संबंधित उसका जो एक तरीके से हम लोग मुख्यालय वगैरह जो बोलते हैं वो भी लिस्ट में दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न भी कई एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के तहत किया गया था, सबसे पहली बात ये। उसके बाद से ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक निकाय में कार्य करता है।
नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 33 सदस्य शामिल हैं, जो मुख्य कार्यकारी है, और इसका संचालन जो है वो कहाँ से होता है, तो बेंगलुरु से होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कॉफी के लिए अनुसंधान, विस्तार, विकास, मार्केटिंग, इंटेलिजेंस, बाह्य और आंतरिक प्रसार के लिए क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारी चीजें इसकी एक तरीके से जिम्मेदारी है या फिर कार्य कह सकते हैं भारतीय कॉफी बोर्ड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कॉफी के बारे में भी, क्योंकि इससे संबंधित चीजें जो है पूछ लेता है कई बार इसके बैकग्राउंड से, कि उसके उत्पादन वगैरह से संबंधित चीजें जो है वो चीजें भी प्रश्न यहाँ से बनता है, तो हम लोग इसको देखना है। तो जो है कॉफी जो है 17वीं शताब्दी के आसपास जो है हमारे भारत के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और ये जो 17वीं शताब्दी है इस समय मुख्य रूप से डचों के द्वारा, ठीक है, कॉफी की खेती जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से इनकी भूमिका थी। लेकिन 19वीं सदी के आसपास में फिर जो है ब्रिटिश राज के दौरान ये लोग लगातार जो है मैसूर क्षेत्र में ये लोग फिर वाणिज्यिक रूप से यहाँ पे कॉफी खेती करने लगे। मतलब अब इसको व्यापारिक रूप से जो है ब्रिटिश लेकर के और सबसे पहले मैसूर के क्षेत्र में ये लोग उत्पादन शुरू कर दिए। ठीक है, तब से फिर हमारे देश में लगातार जो है कॉफी उत्पादन चालू होने लगा। ठीक है, अब कॉफी के बारे में और कुछ बातें यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कृषि से संबंधित अब खेती इसका कैसे किया जाता है। तो मुख्य रूप से एक प्राकृतिक छाया में उगाई जाती है, सबसे पहली बात ये है। और ये मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा पश्चिमी घाट है, इधर का पूर्वी घाट है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन ज्यादा होता है। इन क्षेत्रों में स्थित कॉफी बागानों की जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी मान्यता दिया गया। तो जो इस प्रकार के कॉफी बागान होते हैं उन सभी को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये लोग जैव विविधता में बहुत मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, जो कॉफी के पेड़ होते हैं, अभी आप लोगों को दिखेगा सारी चीजें, भारत की अनूठी जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान करता भी है। ये देखिए, ये सब पेड़ पौधे सब देखते रहिएगा। भारत में उपस्थित कॉफी का लगभग 65 से 70% जो है वो निर्यात किया जाता है, जबकि बाकी जो शेष होते हैं वो घरेलू स्तर पर उसका उपयोग किया जाता है। इसकी जलवायु की स्थिति क्या है, तो देखिए इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 तक होना चाहिए। वर्षा तो 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके लिए हानिकारक परिस्थितियां क्या है, तो ज्यादा ठंड जैसे हिमपात वगैरह या फिर बहुत ज्यादा गर्मी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर होगा तो इस प्रकार से उच्च तापमान में भी ये कहीं ना कहीं इसको हानि पहुंचता। मतलब नॉर्मल, पूरा नॉर्मल स्थितियां अगर रहेंगी तो जो है कॉफी का विकास जो है, कॉफी के पेड़ ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका विकास बेहतर होता है। आदर्श मृदा की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो एक अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा, ह्यूमस और खनिजों की उपस्थिति, उपजाऊ ज्वालामुखी लाल मृदा या फिर गहरी रेतीली दोमट मृदा, इसमें ये लोग ज्यादातर वृद्धि करते हैं। आप यहाँ पे देखते रहिएगा कॉफी इस तरीके से दिखता है, वो भी आप लोग को यहाँ पे सारी चीजें चित्र में देखते रहिएगा। ठीक है, भारत में कॉफी बागान के क्षेत्र कहाँ पे है, तो कर्नाटक मैप में देखिए, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद से फिर ये यहाँ पे इस उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र हो गया, और लगभग आप इसको भी मान सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो भी तेलंगाना का ही एरिया था, सॉरी मतलब तेलंगाना इसका एरिया था, लेकिन अब क्या 2014 में अलग हो गया, तो हम लोग इसको भी अभी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया और इधर का पूरा एरिया, ये अब हमारे भारत का ये पूर्वी क्षेत्र का जो एरिया है, ये पूरा पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वे पूरे राज्य में भी कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये मैप बेस्ड आप लोग को इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कई बार नॉर्मली आपसे ये पूछ देगा कि जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन होता है ना। तो आप लोगों को जैसे मैं बताया कि ये पूरा पश्चिमी घाट, ये पूरा पूर्वी घाट,
तो इधर ही ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप लोग को अगर ध्यान नहीं रहेगा या आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लगभग 70% जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, 70%। तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक राज्य जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें देख लिए। लास्ट बात है इसमें कि जो कॉफ़ी की किस्में, इसमें दो प्रकार की इसमें किस्म होते हैं, यानी कि इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, दो प्रकार की, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो अब अरेबिका और रोबस्टा याद रखेंगे। अरेबिका जो है ये अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है और इसकी सुगंध के कारण से इसका बाजार मूल्य भी अधिक होता है, जबकि रोबस्टा जो है इसकी क्षमता हेतु जाना जाता है इसको, और इसकी विभिन्न मिश्रणों में इसको उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पूरा लगभग अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। कॉफी से संबंधित सारी बातें देख लिए। देखिए एक प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया था 2010 में, ठीक है। तो उस प्रश्न को भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसलिए मैं इससे संबंधित जो चीजें हैं उसको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन इनकी खेती से संबंधित कुछ अंतर हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बनाया गया था। कॉफी के पौधे के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में की जा सकती है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा किया जाता है, जबकि चाय का प्रवर्धन तने की कटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए इसी तरीके से इसके बेसिक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका पूरा उसके बैकग्राउंड से चीजें पूछी गई हैं, है ना, कि उसका जलवायु स्थिति क्या थी। तो इसलिए हम लोग कॉफी के बारे में भी सारी चीजें पढ़े हैं। अब इसमें जो है केवल एक ही सही था कॉफी के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और आप लोग आंसर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। आप सभी अच्छे से अपना स्टडी करें और स्वस्थ रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।